नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संयुक्त अरब अमीरात भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। अमेरिका और इजरायल प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे। 18 से 59 वर्ष के सभी पात्र लोगों को आज से सरकारी केंद्रों पर कोविड के एहतियाती टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। केरल के कोल्लम में भारत में पहले मंकी पॉक्स रोगी की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल सरकार को सभी एहतियाती मदद के लिए केंद्रीय दल भेजा। केंद्र ने सभी राज्यों को संदिग्ध मामलों की पूरी जांच सुनिश्चित करने को कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 आज से शुरू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने सिंगापुर से अपना इस्तीफा भेजा। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन को हराकर दूसरे दौर के मतदान में जीत दर्ज की। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगा। भारत, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि I2U2 सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक संयुक्त बयान में I2U2 नेताओं ने कहा कि उन्होंने अनाज उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणालियों में अधिक विविधता लाने के लिए दीर्घावधि उपाय सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया। इसका लक्ष्य वैश्विक खाद्य संकट से बेहतर ढंग से निपटना है। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो भारत में एकीकृत फूड पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। इन पार्कों में अत्याधुनिक और जलवायु की दृष्टि से स्मार्ट प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी और उन्हें खराब होने से बचाने में मदद की जा सके। भारत इस परियोजना के लिए समुचित भूमि प्रदान करेगा और किसानों को फूड पार्क से जोड़ने की सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना में विशेषज्ञता और नवाचार समाधान के लिए अमेरिका और इजरायल को आमंत्रित किया जाएगा। इस दिशा में निवेश से फसल पैदावार अधिकतम बढ़ाने और दक्षिण एशिया तथा मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले I2U2 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूह के देश खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि I2U2 देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया में विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे। श्री मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में ये मिलकर काम करने का एक बढ़िया मॉडल है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि I2U2 ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दिशा में एक उल्लेखनीय योगदान करेगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समूह के अन्य नेताओं के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर विशेष रूप से चर्चा की। श्री क्वात्रा ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन का सकारात्मक, रचनात्मक और स्पष्ट एजेंडा था, जिसमें विशेष संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा भी शामिल थी।
The Prime Minister had a frank and a very purposeful conversation with the other I2U2 leaders on strengthening economic ties in our respective regions and beyond. The summit had a very positive, constructive and tangible agenda, which included discussions on promoting specific projects, specific joint projects, and also discussions on common sectoral area for the benefit of our respective countries as also for our regions. 75 दिन का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण तेज करने की अपील की। श्री भूषण ने कहा कि यह चिंताजनक है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 8% और 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 27% लोगों ने एहतियाती टीके लगवाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 दिनों के कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव को जन अभियान के रूप में लागू करने का आग्रह किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, उत्तर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांवड़ यात्रा के मार्गों के अलावा प्रमुख मेलों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया, आज अगले 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज सब वयस्कों के लिए सरकारी संस्थानों में टीकाकरण के केंद्रों में मुफ्त में उपलब्ध हो रही है। हमें इसका फायदा लेना चाहिए। प्रिकॉशन डोज से तात्पर्य ये है कि जिनको पहले अपनी 2 डोज मिल चुकी हैं और 6 महीने का टाइम हो चुका है दूसरी डोज के बाद, उनके लिए प्रिकॉशन डोज लगाना बहुत जरूरी है। इस बीच देश में अब तक 199 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अब तक 6 करोड़ 36 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। और उधर केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के रोगी की पुष्टि हो जाने के बाद केंद्र ने विभिन्न विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम राज्य में भेज दी है ताकि वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वो सहयोग कर सके। केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्रालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ध्यानपूर्वक सक्रिय उपाय कर रही है और बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए राज्यों के साथ समन्वय बनाए हुए है। सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है। केंद्र ने अस्पताल, डॉक्टर और रोग निदान केंद्र सहित सभी संबद्ध पक्षों से नियमित तौर पर मंकी पॉक्स के नियंत्रण के लिए हर स्तर पर कार्य करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 21 जुलाई को मंकी पॉक्स पर विशेषज्ञ समिति की बैठक फिर से आयोजित करेगा। संगठन ने कहा है कि बैठक में यह तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कोई आपातकालीन स्थिति है या नहीं। मंकी पॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति की ये दूसरी बैठक होगी। पिछले महीने 23 जून को विशेषज्ञों की समिति की बैठक आयोजित हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। झामुमो के पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने इस संबंध में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में
वोट करने का फैसला लिया है, जबकि झारखंड में गठबंधन के अन्य सहयोगियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मध्य प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रपति पद के दोनों ही उम्मीदवार विधायकों का समर्थन अपने पक्ष में हासिल करने के लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर भोपाल पहुंच रही हैं। वे यहां भाजपा विधायकों के साथ अन्य दलों के विधायकों से भी समर्थन मांगेंगी। श्रीमती मुर्मू मुख्यमंत्री निवास में विधायकों से मुलाकात भी करेंगी। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की भी व्यापक तैयारियां की हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल से भोपाल में हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों से उन्हें वोट देने की अपील की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं और उनके मतों का कुल मूल्य 30,130 है। सभी विधायक भोपाल में विधानसभा परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र में वोट डालेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से आंध्र प्रदेश के एनटीआर कृष्णा जिलों के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति सुबह कृष्णा जिले के गन्नावरम के पास स्वर्ण भारत ट्रस्ट अतकुरू में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शाम को एनटीआर जिले में मैरिस स्टेला कॉलेज विजयवाड़ा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगे। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 देश के 500 शहरों और बाहर के 10 शहरों में आज से शुरू हो रही है। ये परीक्षा 15, 16, 19 और 20 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। सभी केंद्रों पर मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। करीब 14,90,000 छात्रों ने इस बार CUET परीक्षा में पंजीकरण कराया है, जिसमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 विद्यार्थी दूसरे चरण में ये परीक्षा देंगे। अगला चरण अगले महीने की 4 और 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया, अब सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम हो गया। अब तो 14 लाख और 90,000 स्टूडेंट ने CUET में बैठेंगे। फेज 1 जुलाई 15 को शुरू हो रहा है और फेज 2 शुरू होगा अगस्त 4 को। और हर एक दिन 2 स्लॉट्स रहे। पहले स्लॉट सुबह 9 बजे को शुरू होगा और आफ्टरनून स्लॉट 3 बजे को शुरू होगा। और स्टूडेंट्स अप टू 7 पेपर्स दे कैन राइट इन 1 single paper. So this is going to be an important examination in the admission process of our universities. और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संयुक्त अरब अमीरात भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। अमेरिका और इजराइल प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे। 18 से 59 साल के सभी पात्र लोगों को आज से सरकारी केंद्रों पर कोविड के एहतियाती टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। केरल के कोल्लम में भारत के पहले मंकी पॉक्स रोगी की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल सरकार को सभी एहतियाती मदद के लिए केंद्रीय दल वहां भेज दिया है। केंद्र ने सभी राज्यों को संदिग्ध मामलों की पूरी जांच सुनिश्चित करने को कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 आज से शुरू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने सिंगापुर से भेजा है अपना इस्तीफा। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे दौर के मतदान में जीत दर्ज कर ली है। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से कर दी है बराबर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 3 प्राथमिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
ये हैं स्थायी विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल रोजगार, आर्थिक बहाली के लिए कौशल विकास और नए रोजगार परिदृश्य में श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण। बैठक में श्री यादव ने महामारी के दौरान श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने महामारी के दौरान भारत में निःशुल्क राशन प्रदान करने, मनरेगा के अंतर्गत गारंटी युक्त रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाने और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत गली विक्रेताओं के लिए ऋण की व्यवस्था करने जैसे उपायों की जानकारी दी। प्राथमिक मुद्दों के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत में हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कार्यनीति तय करने और कार्यक्रम लागू करने के लिए परिषद का गठन किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल से भेजे पत्र में संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन को अपना त्याग पत्र भेजा है। अध्यक्ष के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि श्री अभयवर्धन को श्री राजपक्ष का इस्तीफा ईमेल से मिल गया है। संसद के अध्यक्ष ने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज आधिकारिक घोषणा करेंगे। श्री राजपक्ष मालदीव से एक उड़ान से कल सिंगापुर पहुंचे। इससे पहले देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए वो भागकर मालदीव चले गए थे। खबरों में बताया गया है कि उनके साथ उनकी पत्नी और 2 अंगरक्षक भी हैं। सिंगापुर सरकार ने कहा है कि श्री राजपक्ष को एक निजी यात्रा पर देश में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्होंने शरण लेने की मांग नहीं की है या उन्हें कोई शरण नहीं दी जा रही है। इस महीने की 9 तारीख को श्री राजपक्ष उस समय छिप गए थे जब प्रदर्शनकारियों ने उनके निवास पर धावा बोल दिया था। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के लिए मतदान का दूसरा दौर भी जीत लिया है। ऋषि सुनक को पहले दौर में कंजर्वेटिव सांसदों के 88 वोट मिले। 2 दौर के मतदान के बाद श्री सुनक अब शीर्ष पर हैं। देश के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के लिए अब 5 उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं। दूसरे दौर के मतदान में कल अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमन दौड़ से बाहर हो गई। सुश्री ब्रेवरमन तीसरे दौर में पहुंचने के लिए जरूरी 30 वोट नहीं पा सकी, उन्हें 27 वोट मिले। दूसरे दौर में श्री सुनक को 101 वोट मिले, जबकि उप व्यापार मंत्री पेनी मोइंट को 83 तथा विदेश मंत्री लिज ट्रस को 64 वोट मिले। पूर्व मंत्री केमी बडेनोच और वरिष्ठ सांसद टॉम दुर्गेंदात भी दौड़ में हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2015 में। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 11,28,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। वित्त मंत्रालय ने कुरियर के जरिए आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए नियामक ढांचा सरल बनाने के उपाय किए हैं। ये नियामक ढांचा सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक समान कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया है। उसका लक्ष्य व्यापार में विश्वसनीयता लाना है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति, आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। महिला मुक्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं।
दुर्गाबाई के मन में समाज सुधार का अंकुर उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बो दिया गया था और वो सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक थीं। शायद ये इस कारण हुआ कि समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेसालिंगम उनके दादा के करीबी दोस्त थे। दुर्गाबाई जब महज 12 साल की थीं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए धन एकत्र किया था और जब वो गांधी जी से मिली तो उनके अनुरोध पर अपनी सोने की चूड़ियां भी उन्हें दे दी। पेशे से वकील दुर्गाबाई ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका विवाह केवल 8 साल की उम्र में हो गया था। दुर्गाबाई एक प्रेरक सार्वजनिक वक्ता थीं और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहां उन्होंने महिला अपराधियों की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोचा। उनकी इस इच्छा शक्ति से हैदराबाद में आंध्र महिला सभा के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के लिए प्रोत्साहन मिला। संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई ने हिंदू कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयास संसद में पेश विधेयकों में उनकी भागीदारी में स्पष्ट दिखते थे। 1952 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1953 में वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। 1959 में सरकार ने उन्हें शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्गाबाई को कई सम्मान मिले, जिनमें यूनेस्को शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण और पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार शामिल हैं। 9 मई 1981 को उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार महान भारतीय दुर्गाबाई देशमुख को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शंकर खुदे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1918 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। शंकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 13 अक्टूबर 1942 को आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक के बेलगाम जिले में हिंडालग सेंट्रल जेल में दिसंबर 1942 में गंभीर यातनाओं के कारण पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस वीर सपूत को हमारा नमन। सिद्धू भिवा पवार को भी याद कर रहे हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सिद्धू भिवा ने खाटव तालुक सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 9 सितंबर 1942 को वे परशुराम घरगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। आंदोलनकारियों ने देशभक्ति के गीत गाते हुए और राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए अदालत की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च किया। मार्च करने वालों को पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर गोलियां चलाईं। सिद्धू को गोली लगने से गंभीर चोट लगी और 30 सितंबर 1942 को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को आकाशवाणी नमन करता है। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के निवासी थे। वे आरंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे, लेकिन 1942 में वे मलाया में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 15 जुलाई 1944 को बर्मा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। भारत के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और शामिल रहिए हमारे साथ
आजादी के अमृत महोत्सव में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। कल लंदन में लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 49 ओवर में 246 रन बनाए। भारत के लिए स्पिनर युजवेंद्र चहल ने केवल 47 रन देकर 4 विकेट लिए। लॉर्ड्स में किसी भारतीय गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जीत के लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम 38 ओवर और 5 गेंद में 146 रन पर सिमट गई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना दिख रही है। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला और गंगटोक में बूंदाबांदी की संभावना है। कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर और शिलांग में बादल छाए ही रहेंगे। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन जी, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भेजा इस्तीफा, ये जनसत्ता की पहली खबर है। अखबार ने साथ ही भारत की इस उम्मीद को भी छापा है कि श्रीलंका में लोकतांत्रिक माध्यम से जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन कि वैश्विक अनिश्चितताओं में I2U2 का एजेंडा सकारात्मक, ये सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत करेगा खाद्य संकट का समाधान। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ये कहना कि सांसदों को संविधान द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी गई है, ये हरिभूमि सहित सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण की खबर है, अग्निपथ के विरोध में उपद्रव पर उतरे छात्रों को पछतावा, अब अग्निवीर बनने को बहा रहे हैं पसीना। उधर हरिभूमि की सुर्खी है, INS विक्रांत पर देश का मान बढ़ाएंगी अग्निवीर बेटियां। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, बदलने लगी फार्मा सेक्टर की सूरत, भारत बनेगा सस्ता दवाखाना। पत्र कहता है, देश की फार्मा इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। केरल के रास्ते मंकी पॉक्स की दस्तक, केंद्र ने इस बीमारी से रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश, ये लिखा हिंदुस्तान ने। और दिल्ली में देखे जाने वाले स्मारकों में कुतुब मीनार और लाल किला पर्यटकों की पहली पसंद, ये छापा है नवभारत टाइम्स ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। अमेरिका और इजरायल प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे। 18 से 59 वर्ष के सभी पात्र लोगों को आज से सरकारी केंद्रों पर कोविड के एहतियाती टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। केरल के कोल्लम में भारत के पहले मंकीपॉक्स रोगी की पुष्टि हुई। केंद्र ने सभी राज्यों को संदिग्ध मामलों की पूरी जांच सुनिश्चित करने को कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 आज से शुरू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने सिंगापुर से अपना इस्तीफा भेजा। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे दौर के मतदान में जीत दर्ज की। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।